साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक है गिफ्ट, जिसको हम कहते हैं उपहार। और इस टॉपिक को लेकर के जो कॉमन क्वेरीज हैं वो जो है हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको रिगार्डिंग गिफ्ट इसको हम डिस्कस करेंगे, और क्या है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। कॉमन क्वेरीज क्या आप लोगों की कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं। मीन्स बात है आर्टिकल्स की। हमें गिफ्ट कौन दे सकता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव। जब भी हम गिफ्ट को प्राप्त करेंगे तो क्या गिफ्ट डीड को लिखना आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट अगर आ गई हमारे पास में तो हमें कितना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। देखिए, कंफ्यूजन्स तब आते हैं हमारे माइंड में जब हमें सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं होती है, और अगर नॉलेज ले भी लेंगे पर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तब भी हमारे लिए जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। तो नॉलेज को अपन चलते हैं ब्रेक डाउन करते हुए। सबसे पहले अपन जानते हैं गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ असेट। असेट से मतलब क्या है, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मनी भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है, कोई संपत्ति है, और कोई लैंड भी हो सकता है, या कोई मकान भी हो सकता है। क्लियर बात है। तो बेसिकली इट इज ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर प्रतिफल का ट्रांसफर होगा तो ये गिफ्ट नहीं कहलाएगी, ये स्थिति जो है सेल कहलाएगी। तो कुल मिलाकर के गिफ्ट में जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी हो रहा है, पर किसी पैसों के लेन देन के बगैर। क्लियर है बात ये। ए बी को अपनी प्रॉपर्टी जो है देता है गिफ्ट में, और बी कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहा है ए को। इट इज अ गिफ्ट। पर इसके बदले अगर बी दे रहा है ए को 1 लाख रुपए, देन इट विल बी द केस ऑफ सेल। क्लियर हो गया अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गिफ्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं। ऐसी विषय वस्तु जो कि मनी की कैटेगरी में आएगा, मींस कैश, कोई बैंक ट्रांसफर एंट्री है वो ले सकते हैं, कोई चेक है उसको ले सकते हैं, कोई डिमांड ड्राफ्ट है उसको ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। कोई चल संपत्ति है, इट कैन बी द पार्ट ऑफ गिफ्ट। उदाहरण के लिए टीवी, फ्रिज, कोई व्हीकल है, इट कैन बी द पार्ट ऑफ गिफ्ट। तीसरा है अचल संपत्ति, जिसमें क्या आएगा, लैंड, कोई हाउस हो गया। क्लियर हो गया अपने को। जब भी गिफ्ट आप लेते हो तो कैटेगरी 2 होती है इसकी। एक होता है बाय फ्रेंड और एक होता है बाय रिलेटिव। हमारा दोस्त हमें दे सकता है गिफ्ट, पर उसकी लिमिट है, वो लिमिट है 50,000 रुपए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे तो 4-5 फ्रेंड है, मैं सबसे गिफ्ट ले लूंगा तो मेरे को जो है दिक्कत नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने फ्रेंड से, भले वो एक हो या एक से अधिक हो, एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होगा। इससे ऊपर अगर गिफ्ट लेंगे तो आपको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। पर ये टैक्स कितना होगा, आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो है गणना की जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अब आते हैं बाय रिलेटिव। इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है गिफ्ट के ऊपर, और इसका कोई भी लिमिटेशन भी नहीं है। इट इज बेसिकली अनलिमिटेड गिफ्ट। क्लियर हो गया अपने को। मींस मैं अपने फादर को या मेरे फादर मुझे कितना भी पैसा जो है गिफ्ट में दे सकते हैं, या मुझसे वो ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां हम एग्जांपल लेंगे टू क्लियरिफाई द थिंग्स। ए फ्रेंड है बी का, ए ने बी को गिफ्ट में दिए 60,000 रुपए। चूंकि अमाउंट जो है क्रॉस कर रहा है लिमिट को, तो ऐसे सिनेरियो में बी को जो है टैक्स देना होगा इस कंसर्न अमाउंट पे जो कि उसने रिसीव किया है एज गिफ्ट, एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। इसी प्रकार ए ने गिफ्ट किया बी को 30,000, और एक फ्रेंड और है बी का सी, उसने गिफ्ट किया बी को 50,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 80,000। तो यहां पर गिफ्ट टैक्स जो है पे करना होगा। पर अगर ये अमाउंट जो है 50,000 से कम है तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना होगा। क्लियर हो गया अपने को।
अब आते हैं केस ऑफ रिलेटिव। अपन एक केस जो है डिस्कस किया ऊपर फादर का। इसके अलावा स्पाउस मीन्स आपकी पत्नी या पति। क्लियर है बात ये, अगर पत्नी पति को या वाइस वर्सा कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। दूसरा आ गया पेरेंट्स, मीन्स आपके पेरेंट्स गिफ्ट दे रहे हैं आपको या आपसे ले रहे हैं, कोई भी टैक्स नहीं देना। आपकी वाइफ के सिस्टर या ब्रदर, इसके अलावा आपकी वाइफ के पेरेंट्स, आपके चाचा चाची, मामा मामी। किधर हो गया अपने को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के गिफ्ट दे रहे हैं ले रहे हैं, कोई भी टैक्स जो है नहीं देना है। किधर हो गया अपने को। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब शॉर्टेज पड़ती है रिटर्न्स के अंदर किसी एंट्री की, तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है काम में लेते हैं अधिकांश ये, जस्ट टू जस्टिफाई द एंट्रीज। क्लियर है, इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैरिज का ओकेजन है, कोई भी गिफ्ट मिल रही है आपको बाय रिलेटिव बाय फ्रेंड्स, इसमें कोई भी टैक्स जो है नहीं देना है। पर अगर ये गिफ्ट मिल रही है आपको एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे, तो खासकर फ्रेंड्स के लिए जो लिमिट है 50,000 रुपए की वही रहेगी। इससे ऊपर की लिमिट में अगर आप उनसे गिफ्ट लेंगे तो टैक्स जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आपने करी है इनहेरिटेंस, क्लियर बात है, तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना है। इसके अलावा आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है बिल से, जिसको प्रॉपर्टी मिली है बिल से उसको भी कोई टैक्स नहीं देना है। अब कई बार क्वेरी आती है आपकी कि जब भी गिफ्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड लिखें या नहीं लिखें। अगर चल संपत्तियां हैं तो वहां पर कोई भी डीड जो है नहीं लिखी जाएगी। अगर संपत्ति अचल है तो वहां पर लिखनी होती है गिफ्ट डीड। उसका प्रॉपर होता है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको जाना पड़ता है एसआर ऑफिस, जिसके लिए हमें क्या कानून पढ़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक है, उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर उसका पंजीकरण अनिवार्य है। इसलिए अपने को उस गिफ्ट डेट को रजिस्टर कराना पड़ता है, अदरवाइज उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्लियर हो गया अपने को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को जो है कवर अप किया और मैं इसको ले लेता हूं इंसेप्शन पे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा गिफ्ट क्या है, गिफ्ट में क्या आर्टिकल ले सकते हैं, गिफ्ट लेंगे फ्रेंड से रिलेटिव से तो हमें क्या क्या प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना है, गिफ्ट डेट की रिक्वायरमेंट क्या है, और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे गिफ्ट पर टैक्स देना है या नहीं देना है। क्लियर हो गया अपने को। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।